So our today's lecture is going to be about 1857 जंग आज़ादी के फ़ौरन बाद से लेके 1947 तक जो है वो आज हम डिस्कस करेंगे अपनी डिटेल्स को कि जो हमारा जो लेक्चर है इसके अंदर जितने इंपॉर्टेंट इवेंट्स आएंगे इस ड्यूरेशन में पीपीएससी एफपीएससी के जीके के हवाले से उनको हम डिस्कस करेंगे। सॉरी फॉर इंटरनेट। सो इनको ना हम इन पॉइंट्स को डिटेल के अंदर देखेंगे जो जो चीज़ें हमें ज़रूरी हैं हमारे वन पेपर एमसीक्यूज टेस्ट को क्रैक करने के लिए। सो स्टार्टिंग तो क्या हुआ कि 1857 की अगर हम बात करें 1857 में जंग आज़ादी हुई एक जिसको बगावत हिंद का नाम दिया जाता है और अंग्रेज इसको सोजिश हिंद कहते हैं। सो इसको जो है वो जस्ट इसमें 1857 में क्या हुआ कि हमारा जो है अंग्रेज़ों के खिलाफ लोग उठ खड़े हुए। तो उसको हमने डिटेल में पिछले लेक्चर्स में देखा है, उसकी कॉजेस को, उसके इवेंट्स को। तो इसके बाद इसकी नाकामी के बाद अंग्रेज़ों ने भी अपनी ईस्ट इंडिया कंपनी को ख़त्म करके 1858 में डायरेक्टली इंडिया को अपने कंट्रोल में ले लिया ब्रिटिश गवर्नमेंट ने। ये एक प्राइवेट एंटिटी के ज़ेर इंतज़ाम नहीं रहा बल्कि इंडियन गवर्नमेंट ने इसको अपने ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इसको अपने कंट्रोल में ले लिया 1858। और जो पहले गवर्नर जनरल होता था इंडिया का, अब उसको नाम दे दिया गया वासराय का, वासराय है। सो पहले जो वासराय हैं वो लास्ट गवर्नर भी हैं और पहले वासराय भी हैं। 1856 के अंदर वो आए थे, लॉर्ड केनिंग। उसी के दौर में जंग आज़ादी हुई और फिर वही ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपना पहला वासराय हिंद तैनात कर दिया। अब ये वो दौर था जब मुस्लिम जो थे वो बड़ा एक स्ट्रगलिंग पीरियड गुजार रहे थे। मुसलमानों को मोरत माय वॉइस इज क्लियर, एम आई ऑडिएबल? आवाज आ रही है आपको मेरी सही? ओके। सो यही वो दौर था यस जब सर। ना मुस्लिम्स का बड़ा स्ट्रगलिंग दौर था और हिंदूज ने तो आराम से अपना सारे का सारा मलबा जो है वो डाल दिया। मुतालिया पाकिस्तान का वर्जन मैं आप लोगों के सामने पेश कर रहा हूँ कि इंडियंस के ने हिंदूज के लिए तो फौरन पहले भी वो जेर अताब थे, वो देवर नॉट रूलर्स, और मुस्लिम्स जो थे वो रूलर थे। मुसलमानों के लिए जरा समझौता करना मुश्किल था और वैसे भी थोड़ा कंजर्वेटिव थे मुस्लिम्स के। ये इंग्लिश आ गई है जुबान और इंग्लिश लोग आई हैं, हमारे मजहब के खिलाफ साजिश है, वट एवर। इन्होंने अपने आप को एजुकेशनली बैकवर्ड किया, मुलाजमतें इनको नहीं मिली। अंग्रेजों को भी ये यकीन था कि ये जो साजिश है ना सारी, ये इट वाज प्लान्ड बाय द मुस्लिम्स। सो इस दौर के अंदर जो जिस फिगर के बारे में हम पढ़ेंगे वो सर सैयद अहमद खान जो आए, जिन्होंने मुसलमानों को कहा कि आप लोग अपने आप को जेवर तालीम से आरास्ता करें।
सो इनको मैं आज डिस्कस नहीं कर रहा, इनके ऊपर जितने भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उनको मैं डिस्कस नहीं कर रहा। इसको हम जब हम इम्पोर्टेंट लीडर्स ऑफ पाकिस्तान मूवमेंट और पाकिस्तान की जो आइडियोलॉजिकल बेस है उसके जितने भी लोग इम्पोर्टेंट हैं उनके साथ इनको डिस्कस करेंगे। यहाँ पे सिर्फ इनका देखने तो पड़ा। ये अपने माइक्स म्यूट रखें, माइक्स म्यूट करें अपने जो भी हैं, जिनको चेक करें अपने माइक ये। सो हम जी जो पहला इंपॉर्टेंट इवेंट डिस्कस करने जा रहे हैं राइट नाउ, ये है जी हमारा उर्दू हिंदी कंट्रोवर्सी। उर्दू हिंदी कंट्रोवर्सी जो 1857 के बाद एक बड़ा इम्पोर्टेंट इवेंट है जिसने मुस्लिम जो आइडियोलॉजी है, मुस्लिम थीरी है, उसको थोड़ा हाईलाइट किया। ये क्या था बेसिकली, ये 1867 में बनारस, जिसका चेन्नई तमिलनाडु के अंदर जो सिटी है, यहाँ से एक आगाज हुआ एक कंपेन का कि जो उर्दू है उसका रस्मुल खत, जो स्क्रिप्ट है, वो अरेबिक तरह से है जिसमें हम आजकल उर्दू को लिखते हैं। उर्दू और जो हिंदी है उसके अंदर कुछ फर्क नहीं है, लेकिन उनके लिखने का फर्क है। जो हिंदी है वो संस्कृत टाइप में लिखी जाती है और उर्दू जो है वो अरेबिक से मुमासलत रखती है। तो इन्होंने कंपेन चलाई कि उर्दू के जो स्क्रिप्ट है ना, उसको चेंज करो, रस्मुल खत को वो नागरी खत के साथ उसको तब्दील कर दो। जो हिंदी खत है, रस्मुल खत है संस्कृत बेस्ड, उसके साथ चेंज कर दें। ये जो तनाज़ा था ना, इसने बड़ी शिद्दत अख्तियार की। अब ये जुबान का मसला नहीं था, ये मसला था कि मुसलमानों को लगा कि ये हमारे, और है भी ऐसा, जिस भी किसी कौम की शनाख्त मिटानी हो उसकी जुबान मिटा दें, और जुबान के साथ बहुत चीज़ें अटैच होती हैं। तो इनको लगा कि ये तो हमारे नज़रिए को मिटाने की, हमारी कौम को मिटाने की साजिश है। और इसके ऊपर जनाब इन्होंने, इंडियंस ने, जो हिंदूज हैं, इन्होंने क्या किया कि इन्होंने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट कर दी कि अगर आप नहीं करेंगे तो हम ना नॉन कॉपरेट करेंगे। स्वदेशी मूवमेंट यहाँ पे थी इससे पहले। तो अब ये बाकायदा उस वक्त इनको नाम नहीं दिया गया क्योंकि पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन मौजूद नहीं थी, लेकिन इन्होंने यही किया कि ये जो बाहर के आने वाला माल है, बाहर का कपड़ा है, बाहर की चीज़ें, इनको नहीं खरीदना। हिंदूज ने ये प्रोटेस्ट शुरू किया। तो अब जो शेक्सपियर हैं, एक फ्रेंड है अब सर सैयद खान को हम देखते हैं कि सर सैयद अहमद खान इससे पहले हिंदू मुस्लिम यूनिटी के बड़े कायल थे। लेकिन इस मौके पे आके जब इन्होंने देखा कि हिंदू इस कदर तंग जहन के मालिक बन चुके हैं, तो इन्होंने अपने फ्रेंड शेक्सपियर को, ये वो विलियम शेक्सपियर नहीं है जो इंग्लिश लिटरेचर के, बल्कि ये यहाँ पे एक सिविल सर्वेंट थे इंडिया के अंदर, इनको कहा कि आज से मैं कायल हो गया हूँ कि ये दोनों कौमें मजीद इकट्ठा नहीं चल सकती। अच्छा, इसी दौर में एक एमसीक्यूज आता है कि कौन सा गवर्नर जनरल था, लेफ्टिनेंट गवर्नर होते थे उस वक्त सूबों के, तो ये था कैम्पबेल। इसने ऐलान कर दिया था बकायदा कि उर्दू को बैन कर दो, उर्दू को टेक्स्ट बुक से निकाल दो। फिर ये जो अभी चल रहा है ये सारा मामला, तो हंटर कमीशन जो था ना, ये एक एजुकेशनल इस्लाहात रिफॉर्म्स के ऊपर इंडियन ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये बनाया। हंटर कमीशन वो 1882 के अंदर फॉर्म किया। तो ये जब आया तो अंग्रेजों, हिंदूज ने इसके सामने बड़ा प्लीड किया कि आप ना ये ना हिंदी को इसको उर्दू को निकाल लें आप एजुकेशन सिस्टम से, हिंदी को लेके आए इसकी जगह। लेकिन सर सैयद अहमद खान इनसे मिले और इनको बताया कि इट इज़ अ मैटर ऑफ पॉलिटिक्स, ये कोई किसी किस्म का जो है वो जाती किस्म का, ये जो जनन किस्म का मसला नहीं है, पॉलिटिकल गेम स्कोरिंग है, ये रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट है जो आपको कह रहे हैं, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। फिर एक एमसीक्यूज आता है कि उर्दू के हवाले से डिफेंस एसोसिएशन किसने बनाई थी, तो वो नवाब मोहसिन उल मुल्क ने बनाई थी, जिनकी पूरी डिटेल, इनका असल नाम क्या था, ये कहाँ से, किस सूबे से थे लीडर, तो ये हम जब इम्पोर्टेंट इनके हिस्टोरिकल फिगर्स करेंगे उस वक्त इसको डिस्कस करेंगे। सो ये दैट वाज ऑल अबाउट हमारा जो उर्दू हिंदी कंट्रोवर्सी है। इसके बाद ना उर्दू हिंदी कंट्रोवर्सी से पहले अगर हम देखें तो थोड़ा सा बैक पे
तो जी इसके बाद उर्दू हिंदी कंट्रोवर्सी से आगे जो इम्पोर्टेंट इवेंट आता है वो बंगाल का आता है। बंगाल जो है एक बहुत बड़ा सूबा है उस वक्त ब्रिटिश इंडिया में, और ये बरतानिया के आने से पहले भी वन ऑफ द मोस्ट रिचली एंड मोस्ट पॉपुलेटेड, आप रीजन कह लो, प्रोविंस कह लो, रियासत कह लो, ये रही। इसके अंदर अब आप इस वक्त के 1947 तक के अगर देखें तो ये जी इसके अंदर उड़ीसा, बिहार, बंगाल पूरे का पूरा और आसाम, ये सारे का सारा शामिल था। ऑलमोस्ट इसका एरिया 1,89,000 और 80 लाख के करीब इसकी उस वक्त की पॉपुलेशन थी। ये लॉर्ड कर्जन जो थे ना, ये 1898 के अंदर जो वासराय बने, इन्होंने आके ना जी बहुत सारी रिफॉर्म्स दी। और इनके बारे में हिंदू कहते हैं कि ये इनकी पॉलिसी थी डिवाइड एंड रूल की। नहीं, वो उसके बाद वाला मंटो को कहते हैं, इसको नहीं कहते। तो ये कर्जन ने आके ना जी, ये इसने आके, इससे पहले भी दो तीन दफा गवर्नर्स ने भेजा कि ये बहुत बड़ा सूबा है, एडमिनिस्ट्रेशन इसकी नहीं हो सकती, लिहाजा इसको ना दो सूबों में डिवाइड कर दें, दो हिस्सों में, तीन हिस्सों में इसकी जाती रही। लेकिन ये लॉर्ड कर्जन ने आके इसको बकायदा समरी भेजी ब्रिटिश गवर्नमेंट को। उन्होंने कहा जी इसको दो हिस्सों में स्प्लिट कर दो। अब इन्होंने दो हिस्से ऐसे बनाए, जो पहले वाला बंगाल था ना, उसका था वेस्ट हिस्से के अंदर कलकत्ता, उस पूरे बंगाल का दारुल हुकूमत जो था वो कलकत्ता था। अब ये कलकत्ता जो था ना, ये जो बरतानिया था, बरतानवी अंग्रेज की हुकूमत थी बरसगीर के अंदर, उसका भी कैपिटल था ये उस वक्त। ठीक है। तो ये इन्होंने क्या किया कि एक नया सूबा एक क्रिएट किया, नए सूबे को ईस्टर्न बंगाल, ढाका उसका सदर मकाम बना दिया, नया सूबा बन गया। अब ये जो था कि जो ईस्टर्न बंगाल बनाने से ना, जो ईस्ट थी ना, उसके अंदर मुसलमानों को मेजोरिटी हासिल हो गई, और हिंदू अक्सरियत, वैसे सूबे के अंदर हिंदू अक्सरियत थी, लेकिन अब ये हिंदू अक्सरियत सिर्फ वेस्ट बंगाल में रह गई। अब चूंकि सूबा बनना है, सूबे से इस्लाहात होनी है, फंड्स आने हैं, बहुत सारी चीजें, इसको डिस्कस अगर डिटेल में करें, अब इससे मुसलमानों को फायदा होना था, बहुत सारे फवायद थे, हाई कोर्ट का बनना था, फिर ट्रेडर्स थे, मंडियां थी, यूनियंस थी, हर चीज में मुसलमानों को फायदा होना था। पहले सारा का सारा फायदा जो था वो वेस्ट बंगाल की तरफ जा रहा था, जहाँ पे कलकत्ता, वहां पे हिंदूज की मिनोपली थी। अच्छा, अब इससे हिंदूज को जो है वो बड़ा इशू हुआ, खास तौर के जर्नलिस्ट को भी, जो इनके अखबारात कलकत्ता से निकलते थे, अब लगा कि इनका प्रेस ठप हो जाएगा, तो इन्होंने इसके खिलाफ एजिटेशन करना शुरू कर दी। मुसलमानों को तो फायदा था, इन्होंने इसके खिलाफ एजिटेशन शुरू कर दी। एजिटेशन में क्या था, वही स्वदेशी मूवमेंट, बाईकाट कर दो जी अंग्रेज गुड्स का, नॉन कॉपरेशन शुरू कर दो। अब इससे पहले क्या हुआ था कि 1885 में ना कांग्रेस बन गई थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस। किसने बनाई थी? ए ओ ह्यूम नामी एक अंग्रेज सिविल सर्वेंट था, उसने बनाई थी, ये बन चुकी थी। ये दावा करती थी कि हम ना पूरी इंडिया की रिप्रेजेंटेटिव है, चाहे कोई कास्ट है, चाहे कोई रिलीजन है, हम सबके रिप्रेजेंटेटिव है। अब इसके अंदर इनमें से कांग्रेस के बहुत सारे लीडर्स ने बंगाल पार्टीशन की मुखालफत की, और इन्होंने कहा कि ये आप जो है वो हमारी नेशनलिज्म को, बंगाली नेशनलिज्म को ना तोड़ रहे हैं, आप लोग खत्म कर रहे हैं, आप डिवाइड कर रहे हैं हमें। तो इससे मुसलमानों को लगा कि ये तो कांग्रेस तो सिर्फ इंडियंस की जमा हिंदूज की जमात है। और सर सैयद अहमद खान अपनी लाइफ में जब तक वो जिंदा रहे, ही वॉज एंटी पॉलिटिक्स। वो कहते थे मुसलमानों का भी सिर्फ एजुकेशन चाहिए, पॉलिटिक्स में न जाए। उन्होंने वाजे तौर पे कहा कि मुसलमानों को कांग्रेस ज्वाइन नहीं करनी चाहिए। और इनको भी कांग्रेस, सर सैयद को भी बहुत दफा कांग्रेस ने बुलाया अपने एनुअल सेशंस पर, लेकिन उन्होंने कभी कांग्रेस का एनुअल सेशन अटेंड नहीं किया। बल्कि उन्होंने एक बनाई थी तंजीम, जिसको हम डिटेल में तो तब पढ़ेंगे, वो थी मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस। ठीक है। तो उसका भी, वो भी एक तंजीम थी जो मुसलमानों के लिए एजुकेशन को की अपॉर्चुनिटीज पैदा करने के लिए थी। तो ये क्या करते थे कि सर सैयद ने क्या लाहे अमल इख्तियार किया, जब कांग्रेस का जलसा होता था, सालाना इजलास होता था, उन्हीं डेट्स में ये मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस की डेट्स रखते थे, ताकि मुसलमान जो हैं वो इसकी तरफ डाइवर्ट ना हो सकें। सो ये जनाब
मैंने बताया स्वदेशी मूवमेंट, उसकी डेट भी लिख दी है 1905 में। ये इसको 16 अक्टूबर 1905 में जो है वो बंगाल को दो हिस्सों में तकसीम किया गया। अब जब इन्होंने मूवमेंट चलाई तो अंग्रेज प्रेशराइज हो गए जी। उन्होंने इनके प्रेशर में आके, अंग्रेज हिंदूज के प्रेशर में आके, तो उन्होंने जी इसको बर्खास्त करने का सोचना शुरू कर दिया। इसी जो मूवमेंट चलती है ना, इसमें टैगोर, जो कि ही वाज द फर्स्ट इंडियन टू रिसीव अ नोबेल प्राइज इन लिटरेचर, ठीक है जी, 1903 में इनको मिला था। ये एक बंगाली राइटर थे। इन्होंने अमर सनोर बंगाल के नाम से एक नगमा लिखा बंगाली में, जिसमें ये था कि बंगाल के नेशनलिज्म को तोड़ दिया ये वो, और अब ये बांग्लादेश का नेशनल एंथम भी है यही नगमा। इसके बाद इन्होंने जी मतलब वो करना, एजुटेशन करना शुरू कर दी। अब एजुटेशन के बाद क्या हुआ कि 1911 में इसको बर्खास्त कर दिया गया, अनल कर दिया गया बंगाल पार्टीशन को। 1905 में हुई और 1911 में बर्खास्त कर दिया गया इनके प्रेशर से। अब प्रेशर क्या था? प्रेशर ये था कि बादशाह मर गया जी इंग्लैंड में, मलका। अब नया जो बादशाह वली अहद है वो है जॉर्ज फाइव। वो खेल रहा है थाईलैंड के जंगलों में शिकार। थाईलैंड कहाँ पड़ता है? हमें इंडिया के नजदीक ही पड़ता है, यूरोप से तो करीब है। तो इन्होंने कहा कि इसकी ताजपोशी जो है ना जी, इंडिया में करवाते हैं, यानी कि उसको बर्तानिया का बादशाह जो है वो इंडिया में करवाते हैं। तो इंडिया में अब कैपिटल कौन सा है? कलकत्ता। कलकत्ता में किसका राज है, किसकी मेजोरिटी है? हिंदूज की। हिंदू ज्यादा मेजोरिटी। उन्होंने कहा कि अब इसका हम बादशाह का दरबार कराते हैं, यहाँ पे बादशाह की ताजपोशी होती है। तो ये तो सारे के सारे जो है वो एजिटेट करेंगे वहां पे। ये तो सारे के सारे बादशाह के सामने तो हमारा गेम स्कोरिंग ही नहीं होगी। मतलब वो कहेगा कैसी एडमिनिस्ट्रेशन इंडियन के, इनसे लोग ही कंट्रोल नहीं हो रहे, तो इनसे थोड़ा मुआहदा करो। मुआहदा इनको थोड़ा फिर इन्होंने पैसिफाई करने के लिए 1911 में इनको खुश करने के लिए कि आप लोग एजुटेशन ना करो, हम बादशाह से ऐलान करवा देंगे। दिल्ली दरबार के नाम से वो जो ताजपोशी होती है उसकी होती दिल्ली में है। तो वो हम बादशाह से ऐलान करवा देंगे कि बंगाल जो है जी वो दोबारा से यूनिट बन जाएगा, तो आपने एजिटेट नहीं करना। ये ठीक है, जिन्होंने एजिटेट नहीं किया तो बादशाह की ताजपोशी पोशी जो है वो 1911 में दिल्ली में होती है, जिसमें वो ऐलान कर जाता है जॉर्ज कि जनाब आपका बंगाल जो है वो दोबारा से एक सूबा बहाल हो गया। बंगाल बहाल हुआ, लेकिन असम को अलहदा कर दिया गया। इस वक्त जब ये अनलमेंट हुई ना, अनलमेंट के बाद असम को अलहदा कर दिया गया और ब्रिटिश इंडिया का कैपिटल भी दिल्ली मुंतकिल कर दिया गया। पक्का पक्का जहाँ पे दरबार लगा था, कलकत्ता से खत्म करके दिल्ली कर दिया गया। अब इसके बाद जो है वो थोड़ा सा हम आगे चलते हैं इसी को लेके। सो इसके बाद आ गया जी हमारा शिमला डेपुटेशन। ये 1905 में जो कि होता है, 1905 में हुआ बंगाल पार्टीशन। बंगाल पार्टीशन के बाद 1906 में जो एक इम्पोर्टेंट इवेंट आता है वो है शिमला डेपुटेशन। नई गवर्नमेंट आ गई है इंग्लैंड में, न्यू गवर्नमेंट इंग्लैंड में। आज अब उस गवर्नमेंट ने कहा, जो भी गवर्नमेंट आती थी वो कहती थी कि हम इंडिया और अपनी दूसरी कॉलोनीज में, ये जितनी भी जगहों पे इंडियंस की, ब्रिटिश की गवर्नमेंट थी, यहाँ पे रिफॉर्म्स का ऐलान करते थे कि हम नई चीजें लेके आएंगे जी, नए रिफॉर्म्स मुतारफ कराएंगे जहां भी इनका। तो जब ये गवर्नमेंट आई ना 1905 में लेबर पार्टी की, इन्होंने ऐलान किया कि हम ना रिफॉर्म्स लाएंगे। तो मुसलमानों ने सोचा कि इस रिफॉर्म से पहले ना हम वासराय, जो इसका एजेंट है, जो इसका हेड है इंडियन गवर्नमेंट का, ब्रिटिशर, उसको जाके मिलें और उसको बताएं कि हम मुसलमान क्या चाहते हैं। तो सर आगा खां की क़यादत में 35 मेंबर्स का ग्रुप यकम अक्टूबर 1906 में शिमला के मकाम पर, शिमला उस वक़्त की पंजाब की रियासत में था, ठीक है,
तो ये लॉर्ड मिंटो वासराय हिंद था, उससे जाके मिले। इस मीटिंग का जो सारे का सारा इंतजाम करवाया था वो अलीगढ़ कॉलेज के प्रिंसिपल आर्क बोल्ड ने करवाया था। इसमें मुसलमानों ने डिमांड्स की कि जी हमें सेपरेट इलेक्टोरेट दे दो। सेपरेट इलेक्टोरेट क्या था? सेपरेट इलेक्टोरेट था कि मुसलमानों की सीटें मुख्तस कर दी जाएं असम्बलियों में, कौंसल्स में, वासराय की कौंसिल में, लेजिस्लेटिव कौंसिल में, और उन पे सिर्फ मुसलमान ही वोट करें और मुसलमान ही कैंडिडेट हों। अब ये सिर्फ एक डिमांड नहीं थी बल्कि एक पूरा नजरिया था। इससे क्या था कि मुस्लिम कौम को शनाख्त मिली थी कि अगर आप सेपरेट इलेक्टोरेट देते हैं तो आप तस्लीम करते हैं कि मुसलमान जी ना अलग कौम है। और यही पूरे का पूरा, पूरी पाकिस्तान की जो स्ट्रगल है उसका सारे का सारा जो निज़ाम है, जो सारी की सारी बेस है, वो यही नुकता है कि हम अलग कौम है। इन हिंद कांग्रेस का था कि नई कौम सिर्फ इंडियन है, बाकी मजाहिब हैं, बाकी ग्रोह हैं, कौम सिर्फ इंडिया, इंडिया एक कौम इंडिया में बसती है, वो है हिंदुस्तानी, सारे लोग हिंदुस्तानी हैं। जबकि मुस्लिम कहते थे, मुस्लिम लीग कहती थी, जिना कहता था कि नहीं ऐसा नहीं है, हम हर तरह से अलग कौम है, और अलग कौम है तो हमारे लिए मुल्क अलग होना चाहिए। तो यहाँ पे मुसलमानों ने ना ये डिमांड की और कहा कि हमें हमारी जितनी हमारी आबादी है ना जी, उसके हिसाब से हमें, पॉपुलेशन के हिसाब से हमें नुमाइंदगी दे दें। तो इसके बाद ये कामयाब हुआ, इसने बड़ा पॉजिटिव रिस्पांस दिया मिंटो ने, और साथ में इसने इशारा किया कि मैं आपके मुतालबात ब्रिटिश गवर्नमेंट को लिख भेजता हूँ, लेकिन बेहतर है कि आप लोग ने पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन भी बनाएं जिससे आप, जिसके प्लेटफॉर्म से आप मुतालबात सामने लेके आए। मैरी मिंटो इसकी बेगम है। इसने बाद में एक किताब लिखी जिसमें इसने जिक्र किया कि ये बहुत अच्छा एक खुशगवार माहौल के अंदर होने वाली मीटिंग थी। तो इससे ये डिटेल उसने लिखी। इनकरेजिंग रिस्पांस जनाब यहाँ पे मुसलमानों को मिला, किससे? वासाई से। अब जी मुसलमान ये दोनों खुशखबरियां लेके, ये खुशखबरी दो मिल चुकी हैं, एक बंगाल की पार्टीशन हो गई है और एक हमें शिमला डेपुटेशन की कामयाबी हो गई है। तो मुसलमानों ने ना क्या किया, ऑल इंडिया मुस्लिम एजुकेशन कॉन्फ्रेंस जो सर सैयद ने बनाई हुई थी उसका, उसका ना इजलास हो रहा है, एनुअल इजलास हो रहा है 1906 में ढाका में, नवाब सलीमुल्लाह खान की रेजिडेंस के ऊपर ना इसी इजलास के दौरान मुख्तलिफ मुसलमानों की एक मीटिंग हुई जिसमें करारदाद पेश की नवाब सलीमुल्लाह खान ने कि मुसलमानों की एक तंजीम बनाई जाए और उसका नाम भी मुस्लिम लीग, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग रखा जाए। ये भी नवाब सलीमुल्लाह खान ने प्रपोज किया। मुसलमानों ने अक्सरियत से मान लिया। इस मीटिंग के प्रेसिडेंट जो थे वो नवाब वकारुल मुल्क थे, जो इस एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस की भी प्रेसिडेंसी कर रहे थे। तो ये इन्होंने मान ली जब बात सारी की सारी, तो मुस्लिम मेजॉरिटी से वो बात हो गई कि जी हमने तंजीम बनानी है, तो हम कह सकते हैं कि 30 दिसंबर 1906 को मुस्लिम लीग की बुनियाद रख दी गई ढाका में। इसका हेडक्वार्टर लखनऊ में करार पाया। इसका आइन मोहम्मद अली जौहर साहब ने बाद में लिखा। फिर फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल नवाब मोहसिनुल मुल्क, फर्स्ट प्रेसिडेंट आगा खान साहब को बनाया गया। अगरचे फर्स्ट प्रेसिडेंट के ऊपर थोड़ा सा इख्तलाफ है, लेकिन पीपीएससी के एमसीक्यूज में आगा खान साहब ही आता है, तो आपने आगा खान साहब का ही जिक्र करना है। इसके बाद जो हम आगे चलते हैं थोड़ा सा इसी के ऊपर, एमसीक्यूज जो थोड़े से हो सकते हैं। फर्स्ट प्रेसिडेंट आगा खान, फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल नवाब मोहसिनुल मुल्क। इसका क्याम तो 1906 में हो गया। इसका पहला इजलास हुआ 29 एंड 30 दिसंबर अगले साल कराची में हुआ, जिसकी सदारत की आदमजी पीर भाई ने। सेकंड इसका जो सेशन होता है, दूसरा इजलास, वो 1908 में अलीगढ़ में होता है, जिसकी जस्टिस शाह दीन मोहम्मद साहब जो हैं वो प्रेसिडेंसी करते हैं। सेकंड सेक्रेटरी जनरल हुसैन बिल ग्रामी। लंदन मुस्लिम लीग का एमसीक्यूज बहुत दफा पूछा गया पीपीएससी में, कि सैयद अमीर अली साहब ने बनाई थी 1908 में, जिना साहब ने 1913 में इसको ज्वाइन किया।
ये प्रेसिडेंट उससे पहले भी रहे, लेकिन परमानेंट प्रेसिडेंसी इनके पास 1934 में आ गई। और फातिमा जिन्ना साहबा ने भी 1938 के अंदर इसको ज्वाइन किया। इसके ऊपर थोड़ा इख्तलाफ है, लेकिन मोस्टली जो 39 को माना जाता है, 37 को माना जाता है। तो 37 और 39 इसको आपने जहन में रखना है। यहाँ पे एक लिखा गया, अब 39 37 ये ऑलमोस्ट इनमें दोनों में से ही वन इज राइट। मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स, अब मैंने बताया कि वो लेबर पार्टी ने कहा था कि हम इस्लाहात लेके आने हैं। तो ये इस वक्त जब वो ये काम हो रहा था, तो उस वक्त मिंटो साहब तो हैं वासराय, ठीक है। ये मॉर्ले जो है ना, ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है। ये बरतानिया के अंदर होता था, जिसको वासराय अपनी मेल वगैरह करनी या उसको अपने हालात से आगाह करना, ये तो इन दोनों ने मिलकर इस्लाहात मुतारफ का एक पैकेज दिया, जिसको मिंटो मार्ले रिफॉर्म्स कहते हैं। 1909 में आया और इसको इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1909 भी बोला जाता है। तो ये जो था ना जी एक्ट, इसके जरिए जो सबसे बड़ी बात ये है हमें माननी है, देखनी है, वो कि पहली दफा मुसलमानों को सेपरेट इलेक्टोरेट मिल गए। ये है बड़ा प्रॉमिसिंग एमसीक्यूज है। और ये डिमांड कब किए थे मुसलमानों ने? डिमांड किए थे उससे मिलके, किससे? मिंटो से जी। तो उसके बाद मुसलमानों की सीट्स जो थी वो भी मुख्तस की यहाँ कहा गया। इसमें जब डिमांड किया गया था, उसमें भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो डिटेल में तो हम इसको नहीं पढ़ना, क्योंकि हमारा इससे कंसर्न नहीं है। हमारे लिए जो दो तीन इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो ये है। उसके बाद हमने जनाब इसको देखना है। उसके बाद अगला जो इम्पोर्टेंट इवेंट आता है ना, वो होता है लखनऊ पैक्ट का। अब लखनऊ पैक्ट क्या है? इस वक्त जिन्ना साहब जो हैं वो दोनों के मेंबर हैं, मुस्लिम लीग के भी हैं और कांग्रेस के भी हैं। जिन्ना साहब की पॉलिटिक्स का आगाज है कि दोनों कौमें इकट्ठी हो जाएं और अंग्रेजों के खिलाफ लड़ें और आज़ादी हासिल करने के। ज़्यादातर आज़ादी से मुराद के ज़्यादा भी बात यही हो रही है कि ज़्यादा इख्तियारात ले लो। लखनऊ कहाँ पे? यूपी उस वक्त के यूनाइटेड प्रोविंसेस का एक शहर था। मुस्लिम लीग और कांग्रेस ने दोनों ने अपने इजलास यहाँ पे रखे और इनके एनुअल सेशन हो रहे हैं 1916 दिसंबर में। और इसमें ना दोनों कांग्रेस को लीड कर रहे हैं तिलक, और जिन्ना कर रहे हैं मुस्लिम लीग को। इन दोनों के दरमियान मुआहदा हो जाता है, और ये वो मुआहदा है जिसकी रूह से कांग्रेस ने मान लिया कि आप मुसलमानों को सेपरेट इलेक्टोरेट दे दो, हमें किसी किस्म का कोई एतराज नहीं है। अब ये पहली और आखिरी दफा जब कांग्रेस ने ये माना है, एग्रीमेंट करके माना कि आप मुसलमानों को सेपरेट इलेक्टोरेट दे दो। बहुत सारी और शिक्के भी हैं, लेकिन हमारे लिए ये इम्पोर्टेंट है। अब ये जब तय आ गया, साइन हो गया, तो मुस्लिम लीग ने इसको अप्रूव किया 30 दिसंबर को, और कांग्रेस ने इसको बाद में जो था ना, कांग्रेस ने 29 दिसंबर को अप्रूव किया और मुस्लिम लीग ने 30 दिसंबर को अप्रूव किया। अब इसके बाद जिन्ना साहब को नेंदू ने हिंदू मुस्लिम यूनिटी का एम्बेसडर का टाइटल भी दे दिया इसी एफर्ट के बाद। तो ये कब साइन हुआ? 1916 में, और जिन्ना साहब की स्पेशल एफर्ट से साइन हुआ। पहली और आखिरी दफा कांग्रेस ने मुसलमानों को मान लिया कि आपको सेपरेट इलेक्टोरेट। अब ये 3 मिनट के बाद ये सेशन खत्म हो जाएगा, तो आपने इसी लिंक से दोबारा इस सेशन को ज्वाइन कर लेना, यही लिंक जो ऑलरेडी है। अच्छा, अब इसके बाद जनाब अगला काम है कि अब इंडियन काउंसिल्स के अंदर, लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर एक एक्ट पास हो जाता है, जिसको डिटेल में तो डिस्कस नहीं करते, हम सिर्फ इतना देख लेते हैं, रॉलेट एक्ट। इसको ये था कि एक एक्स्ट्रा जुडिशियल एक्ट था कि आप किसी भी शख्स को उठा लो, बगैर वजह बताए मुकदमा चलाए, उसको तहवील में ले लें, उसको रख लें, तो सजा सुना दें। तो ये मुसलमानों ने, इंडियंस ने कहा कि ये एक एक्स्ट्रा जुडिशियल एक्ट है, इसमें तो आप सफाई का मौका ही नहीं दे रहे लोगों को। ये मार्च 1919 में पास हुआ।
और ये 21 मार्च 1919 को ये इनेक्ट हो गया, पास हुआ, फिर इनेक्ट हो गया वाजपेयी के साइन से। इसके एहतजाज में जिन्ना साहब ने और मोहन मालिया, ये उस वक्त कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे, इन्होंने ना इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, ये एक लेजिस्लेटिव बॉडी है इंडियन ब्रिटिश में, इसकी रुकनीत से इस्तीफा दे दिया। ये भी एमसीक्यूज था, किस एक्ट के एहतजाज में जिन्ना साहब ने इस्तीफा दिया। अब इसके बाद क्या हुआ कि लोगों ने ना एहतजाज करना शुरू कर दिया इस एक्ट के खिलाफ। तो अंग्रेजों ने क्या किया जी, कुछ लोगों को, इंपॉर्टेंट लोगों को ना अरेस्ट कर लिया, जिसमें डॉक्टर सैफुद्दीन और डॉक्टर सत्यापाल, ठीक है, इनको भी अरेस्ट कर लिया। अब बैसाखी का डे है 30 अप्रैल 1919। इसमें कुछ लोग गैदर हो गए अमृतसर के शहर अमृतसर में जलियांवाला बाग में। तो ये लोग प्रोटेस्ट करने लग गए कि इन लोगों को छोड़ो जो आपने हमारे पकड़े हैं। तो जनरल डायर था, इसने हुक्म दे दिया कि अपनी ब्रिगेड को कि इन पे गोली चला दो। तो गोली चल गई, तो बहुत लोग का उसमें कत्ल हुए। तो इसके बाद ना इसको कहते हैं जलियांवाला मासेकर, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा सानिया था जिसने इंडियंस को बहुत गुस्सा दिलाया। अच्छा, इस पे ना यूके ने कभी भी माफी नहीं मांगी। 2019 जो था ना, इसकी 100वीं सालगिरह था, मतलब इसकी एनिवर्सरी कह लो, था। तो इस पे इन्होंने सिर्फ ना एक ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी की कि हमें रेगरेट है, इसके ऊपर हमें अफसोस है, माफी नहीं मांगी इन्होंने। और तकरीबन कहा जाता है कि तकरीबन 1000 के करीब जो था ना वो अ, लोग इसमें कत्ल हुए। इसके बाद टैगोर, जो कि फर्स्ट इंडियन एंड एशियन नोबेल लॉरेट थे, इन्होंने अपना सर का टाइटल मिला हुआ था ब्रिटिश की जानब से, इन्होंने वो डिनाउंस कर दिया, इन्होंने वापस कर दिया वो टाइटल। अब इसके बाद नेक्स्ट इम्पोर्टेंट वाक्य, नेक्स्ट इम्पोर्टेंट जो हिस्सा है उसकी जानब चलते हैं। अब इसको करने से पहले आप लोग दोबारा सेशन को ज्वाइन करें, लेस देन 1 मिनट रह गए, आप सेशन को दोबारा ज्वाइन करेंगे जैसे ये ख़त्म हो जाए।